नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक बहुत जबरदस्त अपडेट के साथ। और अपडेट यह है कि दुनिया की लगभग 1/5 पॉपुलेशन रखने वाला, या कहिए तो दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन रखने वाला देश आज अपने प्रधानमंत्री को एक युद्धग्रस्त देश के राष्ट्रपति के साथ गले लगते हुए देख रहा है। एक दुनिया के 17.78% एग्जैक्ट पॉपुलेशन रखने वाला देश का प्रधानमंत्री 20 घंटे की यात्रा ट्रेन से करके मात्र 7 घंटे के लिए एक उस देश के राष्ट्रपति से मिलने गया है जो कि युद्ध में एक ऐसे देश का सामना कर रहा है जो दुनिया में शक्तिमानों में टॉप 3 के अंदर काउंट होता है। ऐसे देश के राष्ट्रपति के साथ मिलना, उन्हें साहस बंधाना और उनके इस संघर्ष को यह तवज्जो देना कि तुम्हारा संघर्ष याद रखा जाएगा, यह अपने आप में आज यूक्रेनियंस के लिए बड़ा ही साहसिक दिन है। यूक्रेनियंस आने वाले समय में इस दिन को इसलिए याद रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों के सामने उनके संघर्ष की गाथा गाई गई है। आज इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि कल उनका नेशनल डे है और नेशनल डे की पूर्व संध्या पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री उनके देश में है। आज का सेशन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले महीने जब पुतिन से मिलने गए थे, पुतिन के साथ मुलाकात पर तस्वीरें वायरल हुई थी। गले लगने की तस्वीरों पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उसी वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत ने दिखा दिया कि भारत यूक्रेन के संघर्ष को भी इज्जत देता है, उनके संघर्ष को भी वैल्यू देता है और गले लगना हमारा कल्चर है। और गले लगने के साथ अपने छोटों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें साहस बंधाना कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा संघर्ष भी याद रखा जाएगा और हम तुम्हारे साथ उस दुख में शरीक होते हैं जो दुख तुम्हें हुआ है। यह बिल्कुल वैसे है साथियों, अगर किसी परिवार में जिसे आप बहुत करीब से चाहते जानते मानते हैं, उनके अगर कोई ग्रेट डिमाइस हो जाए, उनके घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो आप जाकर जब उनके साथ 2 पल के लिए बैठकर उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं तो उन्हें साहस मिलता है, उन्हें यह जज्बा मिलता है कि आप उनके पीछे खड़े हैं। डेफिनेटली आज उनकी इस परिस्थिति को जिस तरह आपने समझा है, आने वाला समय उनके संघर्षों को वैल्यू देगा। यूक्रेन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का वहां जाना और उनके साथ इस तरह मित्रवत मिलकर और साहसिक तरीके से ढांढस बंधाना, यह इनके लिए बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने जैसा होगा। सुर्खियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी विजिट यूक्रेन विजिट लाइव, इंडिया वॉज नेवर न्यूट्रल ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ पीस। और जब भारत से यह जाना गया कि क्या आप इस युद्ध में चुप बैठे थे, क्या आपने इस युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं लिया, भारत ने कहा जी नहीं, हमने पक्ष लिया था, हमने शांति का पक्ष लिया था। और यह जानना होगा साथियों कि 2.5 साल से अधिक चले इस युद्ध में भारत डे 1 से डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की बात कर रहा है। DDP कंसेप्ट भारत ने डे 1 से रखा है। युद्ध समाधान नहीं होता, यह बात UN में भी भारतीय प्रधानमंत्री की इमानुएल मैक्रोन ने कोट की थी और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है, दुनिया को समझना चाहिए शांति ही और बातचीत ही एकमात्र समाधान है, जिसे पुतिन ने एंडोर्स भी किया था, माना भी था और कहा था कि आने वाले समय में हम युद्ध के लिए शांति बरतने को तैयार हैं, बशर्ते यूक्रेन भी हमारे साथ उन्हीं बातों के लिए उतर कर आए। अर्थात भारत का यूक्रेन और रशिया के मध्य में हमेशा से शांति, डिप्लोमेसी और डायलॉग का स्टैंड रहा है और उसी स्टैंड को दर्शाते हुए आज भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर हैं। हमने कल ही आपको अपडेट दिया था और बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री 20 घंटे की रेल यात्रा करके यहां पहुंचने वाले हैं। इसके बारे में हमने एक प्रॉपर सेशन करके बताया था कि एक विशेष ट्रेन से प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे जो कि पोलैंड की राजधानी वारसा से चलकर कीव तक जाएगी। 10 घंटे का सफर होगा जाने का और यहां जब आप पहुंचते हैं तो इनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इन्हें रिसीव किया जाता है, क्योंकि यह युद्धग्रस्त देश है। यहां के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो ऑलरेडी युद्ध से निपटने की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसीलिए यहां पर हवाई जहाज का यात्रा रोका हुआ है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए कोई भी
ऊपर से यानी नो फ्लाई जोन बनाया हुआ है। और अगर आपको ध्यान हो तो हाल ही के समय में जब ईरान इजराइल के बीच की कॉन्फ्लिक्ट सुनने में आई थी तो एक सुर्खी निकल कर आई थी बीच में कि ईरान ने अपने ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। नो फ्लाई जोन अक्सर जिन देशों में युद्ध चल रहे होते हैं वो अपने ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ने देते, डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष उनके यहां पहुंचे और उन पर गोली चला दी जाए। हालांकि भारत दोनों ही देशों के लिए इतना मायने रखता है कि यह दुनिया के बीच आज सुर्खी बन गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के समय रशिया ने एक सिंगल फायर नहीं किया है। अगेन यह भारत को उतनी ही अंतरराष्ट्रीय इमेज दिलाता है। जिस समय युद्ध हुआ था तब भी भारतीय छात्र जो लगभग 20 से लेकर 25,000 की संख्या में यूक्रेन में फंसे थे, भारतीय प्रधानमंत्री की पुतिन से हुई वार्ता और यूक्रेन से हुए संवाद के बाद यह कंक्लूड किया गया था कि भारतीय बसों पर अगर फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, या भारतीय छात्रों की बसों पर अगर इंडियन फ्लैग लगा है, तो रशिया उन पर कोई गोली नहीं चलाएगा। भारतीय फ्लैग के तले पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बहुत से बच्चों को सेफली उस युद्धग्रस्त देश से इवैक्यूएट कराया गया था। इसकी वजह से यह कहा गया था चुनाव प्रचार 2024 में कि प्रधानमंत्री ने युद्ध तक रुकवा दिया था अपने छात्रों को सुरक्षित निकलवाने के लिए। और आज वो दिन दोबारा था जब प्रधानमंत्री यहां थे, उस समय रशिया ने फिर से इनके ऑनर में आज एक भी शेलिंग नहीं की। आज पूरी तरह यूक्रेन में सायरन नहीं चले। इसलिए सूत्रों की तरफ से यह भी बयान आया कि पुतिन ने प्रधानमंत्री के आने पर एक भी प्रकार से गोली ना चलाने का कहा है। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। साथियों, आज इनका नेशनल फ्लैग डे है, कल इनका नेशनल डे है। ऐसे में यूक्रेन में प्रधानमंत्री का पहुंचना बहुत मायने रखता है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिला दूं कि वर्ष 1991 तक यूएसएसआर एक देश हुआ करता था, संयुक्त तरीके से सोवियत संघ हुआ करता था। 1991 में अमेरिकी प्रयासों के चलते, अमेरिका के दुस्साहसी प्रयासों के चलते यूएसएसआर 15 देशों में टूटा और उन 15 देशों में से एक देश बनकर आया था यूक्रेन। और वही यूक्रेन कल के दिन अपनी स्थापना दिवस बना रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन की स्थापना यूएसएसआर यानी कि रशिया के साथ अन्य जो 14 देश हैं उनके रूप में 1991 के बाद हुई। यही कारण है कि जब से यूक्रेन बना तब से लेकर कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री एक बार भी यूक्रेन नहीं गया। ऐसे में यह बात और मायने रखती है कि जो आज तक कोई नहीं गया, वो 2.5 साल के युद्ध के बाद प्रधानमंत्री भारत के वहां पहुंचे हैं, तो इनका पहुंचना कितना मायने रखता है। हालांकि भारतीय जो यहां पर छात्र हैं या भारतीय लोग जो यहां रह रहे हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री का वेलकम हुआ, प्रधानमंत्री की जाती हुई गाड़ियां कैप्चर हुई, प्रधानमंत्री ने पहुंच करके उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं। प्रधानमंत्री ने बापू के श्री चरणों में जाकर फूल अर्पित किए। इसी प्रकार से जेलेंस्की के साथ मिलकर के एक ऐसे म्यूजियम का दौरा भी किया जहां पर युद्ध में मारे गए छोटे बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की जानी थी। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के साथ मिलकर उस दृश्य को भी देखा जब बहुत छोटे छोटे बच्चे पुतिन की गोलीबारी में या कहिए रशियन गोलीबारी में अपने प्राण गंवाए। हालांकि जब बम चलते हैं तो वो ये देखकर नहीं चलते कि यहां बच्चा मरने वाला है या सैनिक मरने वाला है। जब भी किसी भी आबादी क्षेत्र में गोले गिरते हैं तो वो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही चलते हैं। ऐसे में यहां पर बड़ी संख्या में बच्चों की जान गई और उन्हीं के उसमें श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए म्यूजियम में प्रधानमंत्री को यूक्रेन के द्वारा ले जाया गया। जेलेंस्की ने बकायदा ये वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज कीव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हम मिलकर के बच्चों की याद में वहां गए जो कि रशियन एग्रेशन का शिकार हुए, चिल्ड्रंस जो कि इस चीज के लिए लाइफ सेफ्टी डिजर्व करते हैं। हमने हर संभव प्रयास किया। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री का यहां जाना पुतिन को बुरा बनाने जैसा था या बाइडेन को खुश करने जैसा था। तो मैं आपको याद दिला दूं कि यूक्रेन पर भारत ने कोई नया स्टैंड नहीं लिया है। भारत जब से यह वॉर शुरू हुआ है लगातार यूक्रेन के संपर्क में है। यह भारत और यूक्रेन के बीच में हुए लगातार संपर्क का एक पूरा डेटा चार्ट है कि कितनी बार भारत और यूक्रेन इस बीच में संपर्क में रहे हैं। जिस दिन वॉर शुरू हुआ उससे पहले भी भारत के द्वारा
कुलेबा से वहां पर बातचीत की गई थी जयशंकर साहब के द्वारा, और युद्ध के दिन प्रधानमंत्री और जेलेंस्की की बातचीत हुई थी। बकायदा ये पूरा डेट शीट है जिसमें पता चलता है लगभग 50 बार इस 2.5 साल के दौर में भारत और यूक्रेन के बीच में मंत्री स्तरीय या फिर मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री स्तरीय या फिर विभागीय स्तरीय वार्ताएं हुई हैं। और उन्हीं वार्ताओं का परिणाम यह निकला कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार संवाद की कड़ी बनकर रहा, और भारत और अपने संवाद के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना मायने भी रखता है। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तथ्य मैं बता दूं, ये जो आप इस समय सीन देख रहे हैं जहां भारतीय प्रधानमंत्री का वेलकम किया जा रहा है, ये यूक्रेनियन राष्ट्रपति का आवास है, ऑफिशियल रेजिडेंस है। यही वो आवास है जो कि आप लोगों ने भारत की एक फिल्म RRR में नाटू नाटू गाने के दौरान देखा था। यह वही आधिकारिक आवास है जिस पर युद्ध शुरू होने से पहले RRR का गाना शूट हुआ था। नाटू नाटू वाला सॉन्ग इसी जगह पर शूट हुआ था। यह बस आपको एक तथ्यात्मक जानकारी में अतिरिक्त दे रहा हूं। प्रधानमंत्री का यहां जाना, अपने द्वारा यहां पर सांत्वना देना, और विशेष रूप से उस दौर में जाना जब जेलेंस्की ने भारत पर यह आरोप लगाया हो कि देखो, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को अपने गले लगा रहा है जिसने हमारे यहां छोटे बच्चों की जान ले ली है। आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब जुलाई में गए थे तब रशियन गोलीबारी में एक हॉस्पिटल पर बम गिरने से बच्चों की जान चली गई थी। उन्हीं बच्चों पर यूक्रेनियन राष्ट्रपति फूल चढ़वाते हैं, पुष्प अर्पित करवाते हैं, और प्रधानमंत्री वहां जाकर अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यह वो दौर है जिस समय पर प्रधानमंत्री ने रशिया में रहते हुए भी यह कहा था कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, और हां, हम साथ ही साथ उस देश से आते हैं जो बुद्ध का देश है, जो शांति का देश है। युद्ध को हम नहीं चाहते। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि यार ये जो दृश्य है ये क्या बयान कर रहा है। ऐसे समय पर कौन आपस में एक दूसरे से क्या बातें करता होगा। एक तरफ से कुछ मीमर्स लिख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब हम थक गए हैं, मुझे इससे बाहर निकालो। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इनसे कह रहे हैं मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ जो हुआ। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? असल मायने में इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कभी यह पूरा एक ही परिवार हुआ करता था। 1991 से पहले तो यह पूरा हिस्सा सोवियत रूस हुआ करता था। आज दो भाई अलग हैं, और इन दो भाइयों के बीच का संघर्ष दुनिया देख रही है। जो कभी एक छत्र होकर सोवियत रूस के साथ रहा करती थी, आज वो दुनिया इन दो भाइयों की लड़ाई में बट गई है। इसीलिए तो कह रहे हैं, वे जो प्यार में होता है, गाना है ना अपनी हिंदी फिल्मों का, मत रो चुप हो जा, जो हुआ सो हुआ। या असल मायने में जो प्यार में होता है, कभी तुम लोग एक हिस्सा हुआ करते थे सोवियत रूस का, आज जो हुआ है वो देखकर दुनिया को समझ में आ रहा है कि रशिया तुमसे केवल इस बात का गुस्सा निकाला क्योंकि तुम उसका हिस्सा होते थे कभी, और आज तुम रशिया से निकलकर या यूएसएसआर से निकलकर अमेरिका के नाटो की तरफ जा रहे हो। इसी बात का तो असली संघर्ष चल रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। खैर एनीवे, डिप्लोमेसी में आप इसे जो भी कहें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत ने यहां जाकर क्या मैसेज दिया। तो इस बात को ऐसे समझिए साथियों, असल में जब भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचते हैं तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, यूक्रेन की पॉपुलेशन मात्र 4.25 करोड़ के आसपास है। पकड़ लीजिए 4 करोड़ भी अगर इनकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के बावजूद जेलेंस्की का संघर्ष सराहनीय है। साथियों, अक्सर जब भी कभी युद्ध हो और उसमें एक तरफ कोई बहुत बड़ा बाहुबल लेकर के सेनापति खड़ा हो, या फिर राजा खड़ा हो, या फिर प्रधानमंत्री खड़ा हो, और उसके सामने एक छोटू सा देश खड़ा हो या छोटा सा राजा खड़ा हो, ऐसे संघर्ष में नेचुरल सिंपैथी उसके साथ जुड़ती है जिसने साहस दिखाया है, जिसने साहस दिखाया है कि मैं इतने बड़े राष्ट्र के सामने भी झुकूंगा नहीं। याद होगा फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, सबसे पहले कयास यही लगाए गए थे कि जेलेंस्की या तो आज रात को उड़ जाएंगे या कल रात को उड़ जाएंगे, जेलेंस्की रुकेंगे नहीं। लेकिन आज जेलेंस्की दुनिया में हीरो बनकर निकले हैं। जब जब संघर्ष की और हौसले की बातें की जाएंगी, जेलेंस्की उसके फ्रंट फेस बनेंगे। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ जेलेंस्की पर कयास थे कि ये पुतिन के सामने टिक नहीं पाएंगे। आज जेलेंस्की अपना लगभग, अपने देश का लगभग 1/5 हिस्सा
भले ही रूस के सामने खो चुके हों, लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 साल से वो उनके सामने अडिग खड़े हैं। जिनके बारे में कयास थे कि देश छोड़ जाएंगे, आज भी वो उसी सैनिक वेशभूषा में जीवन बिता रहे हैं, अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं और हौसला बढ़ाते हुए वो रशिया के भीतर घुस जा रहे हैं। ये हमेशा यूक्रेन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए हौसला बनेगा। अब आप में से एक बड़ा सवाल दिमाग में उठेगा और वो ये है, भारत का जाना मायना क्यों रखता है? अक्सर जब छोटे मेहनत करते हैं और बड़े लोग उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं और केवल पीठ थपथपा कर कहते हैं वेल डन, बस इतने में छोटों को साहस मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने बचपन में या फिर पड़ोस में होते हुए अगर गली मोहल्ले के झगड़ों को भी देखा हो, जब किसी एक के साथ झगड़ा हो रहा हो, भीड़ जिसके साथ खड़ी हो, उसका मोरल अपने आप उठ जाता है, बढ़ जाता है। और जब बात भीड़ की हो तो दुनिया की 17.78% पॉपुलेशन भारत रखता है। भारत के प्रधानमंत्री जिसके साथ खड़े हों, उसका केवल साथ खड़े होने भर का अर्थ है कि 140 करोड़ की आबादी ने उसके संघर्ष को देख लिया है। हर आदमी वर्तमान के लिए नहीं, जब समय गुजर जाए उसके बाद उसे लोग कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी संघर्ष करता है। अब भारतीय इतिहास से ही देखिए, आज राजस्थान के महाराणा प्रताप लोगों के बीच में साहस और शौर्य का प्रमाण किस कारण से है कि वो अकबर के सामने नहीं झुके थे। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब भी साहस की गाथा हो और ऐसे में देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसके प्रधानमंत्री किसी के साथ आकर खड़े हैं बस, और उसे कह रहे हैं कि मैं आपका दर्द समझता हूं, इतना ही पर्याप्त है उनके संघर्ष को पहचान दिलाने के लिए। वर्तमान में भारत में चर्चा जिस व्यक्ति के लिए हो रही है, उनके संघर्ष के लिए यह बहुत बड़ा अवार्ड है। आप पूछेंगे कैसे? उदाहरण के रूप में देखिए कि G20 बैठक जब हुई, चाहे बाली में हुई, G7 बैठकें हुई, 2 बार हो चुकी हैं, हर जगह अमेरिका ने इन्हें बुलाने का प्रयास किया। जेलेंस्की को बुलाया क्यों गया? ताकि दुनिया समझे कि जेलेंस्की का पक्ष क्या है। पक्ष सही है गलत है वो बाद का फैसला है, एटलीस्ट इनके संघर्ष को तो पहचान लो कि ये भी एक देश है जो संघर्ष कर रहा है। एक ऐसे देश से यूक्रेन संघर्ष कर रहा है जिसके पास 5,500 न्यूक्लियर वेपन हैं, और एक तरफ यूक्रेन 0 न्यूक्लियर वेपन के साथ भी 2.5 साल से संघर्ष कर रहा है। संघर्ष को तवज्जो भारत के प्रधानमंत्री ने केवल जाकर दे दी है। अब क्या इसका मैसेज यह निकाला जाए कि भारत पुतिन के खिलाफ है? भारत शांति के साथ है, और शांति का यह संदेश वो प्रधानमंत्री के रूप में पिछले महीने जाकर पुतिन को भी दे चुके थे कि आप लोग टेबल पर बैठें। और यही कारण है कि अभी भी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से यही कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, और यही कारण है जेलेंस्की ने कहा कि अगली बार जब शांति बैठक हो तो कृपया करके आप जरूर पधारिएगा। प्रधानमंत्री के काफी सारे बयान यहां पर निकल कर आए, और भारत के लिए उन्होंने यही कहा कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई योगदान कर सकता हूं तो एक मित्र की तरह मैं यह जरूर करना चाहूंगा। भारत के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सबसे जरूरी है। भारत की तरफ से यह संदेश साफ दिया गया। ऐसे में आपके दिमाग में यह बहुत बड़ा सवाल बनता है कि पिछले 2.5 सालों में जब मोदी जी के कहने पर यूक्रेन में फंसे छात्रों को पुतिन और जेलेंस्की ने निकलने दिया था, जिस पर पिछले साल क्या, अभी इसी मई में 2024 में इलेक्शन के दौरान चुनावों में काफी बड़ा विषय बना था कि युद्ध रुकवा दिया पापा, जिसके ऊपर विपक्ष ने मोदी सरकार को काफी ट्रोल किया था। ठीक है, अपोजिशन का काम है कि वो सरकार की उन चीजों को सामने लाए जिस चीज से सरकार की मजबूती बने और देश मजबूत होकर चले। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज के दिन ये हेडलाइन है, और हेडलाइन क्या है? नॉट ए सिंगल इमरजेंसी सायरन यूक्रेन के अंदर पिछले 36 घंटे से नहीं बजा है। यानी यूक्रेन पर जब भी रशिया की तरफ से बम आकर गिर रहा होता है, उस समय यहां सायरन बजता है। आज एक भी सायरन नहीं बजा। और ऐसा न्यूज चैनल्स के अंदर सूत्रों के हवाले से भी लिखा गया कि पुतिन ने कहा है कि जब तक पीएम मोदी यूक्रेन में है कोई हमला नहीं होगा, चाहे इसको भारत में अपोजिशन किसी भी तरह से ले। लेकिन सच तो यह है कि आज भारत की ताकत को दुनिया पहचानती है, और उस ताकत में सबसे बड़ी ताकत इस बात की कि आज भारतीय प्रधानमंत्री वहां हैं। ऐसे में वो अपनी तरफ से पूर्ण शांति बरत रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हां, इससे बड़ी इज्जत भी हो यदि
ये पूरी तरह से युद्ध को रुकवाने में परमानेंट कामयाब हो जाएं। लेकिन जहां पूरी दुनिया लगी पड़ी हो रशिया यूक्रेन की शांति कराने के लिए या फिर इनमें युद्ध कराने के लिए, वहां भारत का प्रयास अगर यह मैसेज देने भर का भी है कि हमारी प्रेजेंस युद्ध रुकवा सकती है, तो यह एक बड़ा मैसेज है। साथियों, याद रखना होगा उस समय का उस टाइम जब मार्च 2022 में युद्ध के दौरान भारतीय छात्र जो वहां पढ़ रहे थे, उन्हें निकालने के लिए जब बसों पर भारतीय झंडा लगाया गया था और लिखा गया था कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड, केवल इतना लिखने भर से बसों पर रशियन मिसाइल्स आकर नहीं गिरी थी। यह अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कंसीडर की गई थी। लोग इस बात को उस दौर में बहुत अप्रिशिएट किए थे कि आज भारत की कम से कम कूटनीति इतनी मजबूत तो है कि दोनों ही देश, जो बम खा रहा है और जो बम मार रहा है, दोनों ही इस बात के लिए सहमत हैं कि इंडियन छात्र जा रहे हैं, जाने दो, इन पर गोले नहीं गिराने हैं। यह उस समय की बड़ी सुर्खियां थी। पर हम तो वो हैं जो कि अच्छा होने के बाद भी कुछ और अच्छा चाहने की राह में अक्सर पुरानी चीजों को मिस कर जाते हैं। हमने कोरोना में भी बहुत दुखद समय देखा। वैक्सीन्स ने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन हम लोग उसे भी मिस कर ही गए। हमने अभी भी यूक्रेन के विषय पर भारत के तमाम कूटनीतिक प्रयास देखे, लेकिन ठीक है, भारत लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और लोकतंत्र में अच्छा है कि सरकार को बार बार याद दिलाया जाए कि आपसे और अच्छे की अपेक्षा है। फिलहाल के लिए और अच्छे के लिए ही दोनों देशों के बीच में काफी सारे समझौते हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं कि हम करंट कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम नए एमओयूज को साइन कर सकते हैं। 4 पेज के एग्रीमेंट हैं। पढ़ने के लिए आपको कंटेंट हम अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर दे देंगे। साथियों, यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी अपनी तरफ से वो सारी बातें रखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे, क्या हुआ, क्या किया, और साथ में यह भी बताया कि अभी भी युद्ध चल रहा है। ऐसे में हम अपने छात्र जो यहां लगभग 2 से लेकर 2,500 के बीच में रह रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि वो अभी भी कॉशियस रहें। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत का क्या कहना है, क्योंकि असल में इनसे यह कहा गया कि क्या भारत रशिया पर सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि अमेरिका तो सैंक्शन ही खेलता है। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है ही नहीं, हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाते। ऐसे में रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाने का कहीं सवाल खड़ा नहीं होता। फिर इनसे एक सवाल और पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि ऐसे में हम लोग क्या सॉल्यूशन मानते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम शांति को ही एक समाधान बात का मानते हैं। यहां पर बीबीसी के पत्रकार के साथ भी एक गजब का वाकया जयशंकर साहब ने किया। जयशंकर साहब से बीबीसी के पत्रकार ने पूछा कि सर बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि पिछले महीने जब आप मॉस्को गए थे तो आप पुतिन को गले लगा लिए थे। यह सवाल मोदी जी के बारे में किया जा रहा था। इस पर जयशंकर साहब का एज यूजुअल उतना ही जबरदस्त जवाब था और उन्होंने कहा, हमारी दुनिया में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब उसे इस प्रकार से एम्ब्रेस करते हैं, गले लगकर मिलते हैं। हो सकता है कि यह आपके कल्चर का हिस्सा ना हो, लेकिन यह हमारे देश के कल्चर में है। यह आपके लिए ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ऑकवर्ड नहीं है। और आज भी जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मिले हैं तो गले मिले हैं। हो सकता है आप यह ऑब्जर्व करना भूल गए हों। बीबीसी पत्रकार को यह जवाब अपने आप में बदलते भारत के उस रूप को दर्शाता है कि भारत जहां भी हो अपनी सॉफ्ट पावर ले जाना नहीं भूलता है। इंटरेस्टिंगली भारत ने यहां पर एक और डिवाइस यूक्रेन को भेंट की, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। नाम है भीष्म क्यूब, जो कि मेडिकल असिस्टेंस के लिए यूक्रेन को दी गई। अब आप पूछेंगे ये क्या है। असल में अगर आपको हमने कुछ दिनों पहले एक सेशन के दौरान बताया था कि इंडिया एयरफोर्स ने भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल टेस्ट किया है। इस पर मैंने सेशन भी किया था कि वायुसेना ने आसमान से गिराया अस्पताल, और इस पर मैंने बताया था कि हमने एक ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल बना लिया है जिसे आप आसमान से गिराइए, जमीन में पहुंचाइए और वहीं पर खोलकर उसके जितने भी जरूरी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें यूज करके वहीं पर एक अस्पताल के रूप में विकास किया जा सकता है। तो पोर्टेबल एक यूनिक प्रकार का एफर्ट है जो भारत ने किया, और इसी पोर्टेबल अस्पताल को भारत ने यूक्रेन को सौंपा है कि आप इसका उपयोग करें, क्योंकि आप ऑलरेडी युद्धरत हैं। भारत ने 4 पोर्टेबल इसी प्रकार के जो भीष्म हैं ये सौंपे हैं, सो दैट
युद्ध के रास्ते में, युद्ध के क्रम में अगर आपको कभी अपने सैनिकों के लिए आवश्यकता पड़े तो इसका उपयोग करें। भारत की तरफ से यह स्वदेशी चीज जो विकसित की गई है, इसे बिल गेट्स ने भी काफी अप्रिशिएट किया था, इस पर हमने सेशन किया था। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा जबरदस्त रही और इस यात्रा में वर्ल्ड मीडिया ने जो कवरेज दी वो भी सराहनीय है। बीबीसी ने लिखा, अल जजीरा ने लिखा, CNN ने लिखा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फ्रांस 24, सभी जगह यह न्यूज कवर की जा रही थी कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी या भारत के मोदी यूक्रेन में हैं और ये अपने आप में एक हिस्टोरिक विजिट कंसीडर की जाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, इतना लंबा सेशन जब आप पेशेंस से सुन रहे होते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता, केवल समय खर्चा है। उसे अगर आप करते हैं तो हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी सहायता होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर हमारे बैचेस उपलब्ध हैं, जिनको भी जिस तरह के बैचेस एक्सेसिबल हों वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स मटेरियल उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।